इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एमटीएस की 15 डेज की ट्रेनिंग होती है और उस ट्रेनिंग के दौरान आपको आपके घर से जब आप अपने स्टेशन से आप जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर तक, उसके बाद जब आप वहाँ से वापस आते हैं तो उसका बिल आप पूरी तरीके से क्लेम कर सकते हैं। इवन आपको जो भी ऑटो का भी फेयर होता है वो भी आपको दिया जाता है। आप जो भी बिल आपको होता है वो अपने आप डीडीओ को सबमिट करके आपका जो भी अमाउंट है वो वापस रिवर्ट करा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अभी कोविड में ऑनलाइन ट्रेनिंग का प्रोसीजर स्टार्ट किया है डिपार्टमेंट में, तो हो सकता है कि नेक्स्ट आने वाले समय में आपकी दोबारा से आपकी फिजिकल जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो आपकी स्टार्ट कर दी जाए। इसके साथ ही साथ अगर आपको क्वार्टर्स के बारे में जानना है तो इस चैनल पे मैंने एक क्वार्टर्स के लिए भी अलग स्पेशल वीडियो बनाया है, तो वो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि एमटीएस को कौन सा क्वार्टर अलॉट होता है और वो अपनी पोस्ट से ऊपर का क्वार्टर कैसे पा सकता है। ओके, जब आप एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कैसे ज्वाइनिंग मिलती है, इसके साथ ही साथ जब आप ज्वाइन करने जाते हैं तो वहाँ पर आपकी सैलरी, प्रमोशन प्रोस्पेक्ट, वर्कलोड कैसा रहता है, इसके साथ ही साथ आप कितनी जल्द से जल्द आप सैलरी पा सकते हैं। क्योंकि जो भी स्टूडेंट रहते हैं उनके मन में यही रहता है कि जिस दिन वो ज्वाइन करने जाएं, और कोशिश उनकी यही रहती है कि वो उस मंथ के एंडिंग तक वो हर हाल में अपनी सैलरी पा लें। क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट जॉब बाहर करने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की फैमिली के यहाँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रहती हैं। तो आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आपको फाइनली डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है, इसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से आपका जोन प्रेफरेंस आपका कंप्लीट कर दिया जाता है। अब मान लीजिए जैसे आपको पुणे जोन, मुंबई जोन अलॉट हो गया। अब पुणे जोन या मुंबई जोन की तरफ से सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपको लेटर इशू किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 2 से 3 दिन रहता है। जितने भी बच्चे क्वालिफाई उस जोन में अलॉट होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग होता है। हो सकता है आपका एक दिन में 2 से 3 शिफ्ट में रहे। इसके साथ ही साथ जिन बच्चों की उस जोन में रैंक अच्छी होती है या जिनके मार्क्स अच्छे आए होते हैं उनको सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। अभी मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि भाई अगर आपकी रैंक उस जोन में अच्छी है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए उस जोन में जाते हैं तो वहाँ पर आपको अटेस्टेशन फॉर्म, इसके साथ ही साथ आपको स्टेशन प्रेफरेंस का फॉर्म दिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता दूं, आपको क्योंकि आपका एमटीएस एग्ज़ाम जो रहता है वो 12th स्टैंडर्ड तक आपकी क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है। तो आपको 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इसके साथ ही साथ अगर आप ओबीसी SC ST हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको लाना होता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका वैलिड नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं जब तक आप कास्ट सर्टिफिकेट आप सबमिट नहीं करोगे तब तक आपको ज्वाइनिंग इशू नहीं की जाएगी। लास्ट ईयर जब एसएससी स्टेनो 2017 की अभी ज्वाइनिंग हुई थी, सेम इशू वहाँ पर भी आया था। तो इसलिए आप जो भी स्टूडेंट अभी एमटीएस के एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं वो इस बात को गौर से सुने। अब इसके बाद जब आपको अटेस्टेशन फॉर्म दिया रहता है तो उसमें आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके साथ ही साथ आपको उसमें करेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल का प्रोफार्मा पूरा रहता है, जो कि आपको घर से आपको पूरा फिलअप करके आपका जो भी नियरेस्ट आपका हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ से जाके आपको मेडिकल चेकअप, साथ ही साथ उसमें सीएमओ के आपके सिग्नेचर एंड मोहर लगते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको पोस्ट के थ्रू भिजवानी होती हैं और इसका ड्यूरेशन आपका 1 मंथ का रहता है कि 1 मंथ के अंदर अंदर आपको ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट कराना होता है। इसके साथ ही साथ आपको स्टेशन प्रेफरेंस कॉपी फॉर्म दिया जाता है।
अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेशन प्रेफरेंस की। जैसे मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग पुणे में हो रही है, तो पुणे में आप कोशिश यही करेंगे, हर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबकी यही कोशिश रहती है कि भाई किसी भी हाल में हमें पुणे जोन मिल जाए। अगर पुणे ना मिल पाए तो हमें नासिक मिल जाए, मतलब जितने अच्छे अच्छे स्टेशंस हैं, सिटीज़ हैं, वो मिल जाए उनको। तो वो उन्हीं को मिल पाते हैं जिनकी रैंक उस जोन में अच्छी होती है। अब इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि आप अगर पुणे जोन में अगर आपको अलॉट पुणे जोन अगर आपको मिल रहा है तो ऐसे कौन कौन से स्टेशन हैं जो आप कम मार्क्स आने के बाद भी आपको ईजिली मिल सकते हैं। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं प्रॉपर पुणे जोन में ही पोस्टेड हूँ, तो मुझे यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं वो पूरी अच्छी तरीके से पता हैं। तो जब आप स्टेशन प्रेफरेंस का फॉर्म आप भर के भेज देते हैं, उसके बाद आपको डिपार्टमेंट के थ्रू आपको बताया जाता है, नहीं हो तो आपको नंबर भी आप वहां जाकर किसी का भी मांग सकते हैं, जिसको आप कॉल करके आप वहां पे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा स्टेशन अलॉट हुआ है। जब आप वहाँ पूछते हैं तो वहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि आपकी पोस्टिंग एडिशनल CIT नासिक में REAC में हुई है, ऐसा करके आपको बताया जाता है। मतलब आपको स्टेशन के साथ साथ आपको किसके अंडर में आपको पोस्टिंग दी जा रही है और किस ब्रांच में है। जैसे आपकी असेसमेंट, वेरिफिकेशन, TDS, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन एंड सेंट्रल, ये कई अलग अलग ब्रांचेस होती हैं इनकम टैक्स में। तो इनमें आपको कहाँ पर पोस्टिंग दी जा रही है ये भी आपको उसमें बता दिया जाता है। जैसे ही आपको उसमें बताया जाता है तो आप वहाँ से आप उस ऑफिसर के अंडर में जो स्टाफ है उनका आप कॉन्टेक्ट नंबर लेके आप ये जान सकते हैं कि भाई आपकी ज्वाइनिंग कब इशू हो रही है। इसके साथ ही साथ आप अगर चाहो तो उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो कि हो सके आपको वो व्हाट्सअप या ईमेल के थ्रू वो ज्वाइनिंग लेटर भेज दें, और जिससे कि आपका जो ड्यूरेशन रहता है कि वाया पोस्ट आपके पास आएगी फिर आप लेके जाओगे, तो उसमें क्या रहता है कि 7 to 8 डेज का टाइम आपका वेस्ट हो जाता है, जिससे आपकी सैलरी जो रहती है, भाई आप जिस दिन से आप ज्वाइन कर लेते हो उस दिन से आपकी सैलरी बनने लगती है। तो कहीं ना कहीं आप अगर लेट ज्वाइन करते हो तो आप लॉस में हो। तो कोशिश यही करिए कि आप उनसे कह दीजिए कि भाई व्हाट्सअप या ईमेल में आप भेज दीजिए, और इजीली वो लोग भेज भी देते हैं। मतलब कुछ भी हो, वो उनका भी यही रहता है कि आप जल्द से जल्द आप इस डिपार्टमेंट में आके ज्वाइन करें। जब आप प्रॉपर ज्वाइनिंग आप ज्वाइन करने आते हैं तो आपको मेमोरेंडम के साथ साथ आपको अपना अटेस्टेशन फॉर्म की एक कॉपी जो आप पहले भेज चुके हैं वो आपको एक्स्ट्रा सेव करके रखनी है, वो कॉपी। उसके साथ ही साथ आपको करेक्टर सर्टिफिकेट और आपके जो भी क्वालिफ़िकेशन, जो भी आपका 10th या 12th की जो भी मार्कशीट सर्टिफिकेट है, वो आपको सारी चीज़ें आपको अपने जो भी आपका कॉन्कर्न ऑफिसर है जिसके अंडर में आपकी पोस्टिंग हो रही है उसको आपको सबमिट करना होता है। जब आप सबमिट करते हैं उसके बाद आपको ओथ दिलवाई जाती है। जैसे ही आप ओथ लेते हैं उसके बाद आप डिपार्टमेंट में आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि जब आपका ज्वाइनिंग प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको लेनी होती है, उसकी रिसीविंग। जब आप ज्वाइन करते हैं तो एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट बनती है कि आप इस डेट को, भाई आप 20 मई को या 21 मई को आप यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं फोरनून आफ्टरनून। फोरनून का मतलब है कि लंच से पहले, आफ्टरनून लंच के बाद से। तो ये ज्वाइनिंग रिपोर्ट में मेंशन होता है। तो ज्वाइनिंग रिपोर्ट की आपको रिसीविंग आप कुछ भी करिएगा लेना मत भूलिएगा। कई बार क्या होता है कि वहाँ पे जो स्टाफ होता है वो भूल जाता है, लेकिन आपको वो हर हाल में लेनी होती है, क्योंकि वही एक आपके पास प्रूफ होता है कि आप इस डेट को ज्वाइन कर चुके हो। और इसका कहाँ कहाँ पे आगे यूज होगा ये भी मैं अभी आगे बताऊँगा। तो ध्यान से जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा सही से देखें और एक एक बात गौर से सुने। मैं सारी बातें यहाँ पर कवर अप करूँगा। अब आपने ज्वाइन भी कर लिया, आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट भी रिसीव हो गई। इसके बाद आपको नेक्स्ट डे क्या करना होता है कि आपका जो DDO होता है वहाँ पर जाके आपको सबसे पहले आपका काम होता है प्रान कार्ड। प्रान कार्ड आपका NPS के थ्रू, NPS आपका कटता है, वो प्रान के थ्रू ही आप NSDL में लॉगिन कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले आप अपने DDO में जाएंगे, वहाँ पर आप प्रान का फॉर्म, अगर ऑफलाइन है तो आप प्रान का फॉर्म लेके फिलअप करके आप सबमिट करेंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं ऑफलाइन नहीं मिल पा रहा है तो आप अगर चाहो तो ऑनलाइन इंडिविजुअल भी आप
कर सकते हो। और इसके बाद एक ISS का फॉर्म आता है, वो आप फिलअप करके आप शिफ्टिंग प्राण की करा सकते हो। अगर आपको इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। जब आप प्राण के लिए अप्लाई कर चुके होते हैं, इसके बाद आपका जो ऑफिसर होता है, अगर आपका एडिशनल के अंडर पोस्टिंग है तो एडिशनल आपका, अगर आपका वार्ड के अंडर पोस्टिंग है तो भी एडिशनल आपका पे फिक्सेशन ऑर्डर बनाता है। अब पे फिक्सेशन ऑर्डर क्या होता है? पे फिक्सेशन ऑर्डर में आपकी पोस्ट और आपको क्या ग्रेड पे मिल रहा है। जैसे मान लीजिए MTS को 1800 ग्रेड पे मिलता है, तो उसमें प्रॉपर मेंशन रहता है कि उनका बेसिक पे कितना है। तो जब वो पे फिक्सेशन का ऑर्डर आपके पास दिया जाता है तो उसकी एक कॉपी DDO भी भेजी जाती है। तो आप से जल्द कोशिश यही करिएगा कि पे फिक्सेशन ऑर्डर किसी तरीके से आप जल्दी बनवा के अपने हाथ से ही DDO में जाके आप सबमिट करिएगा, क्योंकि जब भी आप ये सबमिट करते हैं तो उसके बाद आपको जो जैसे ही आपने सबमिट किया उसके बाद वहाँ पर आपको DDO में जो भी जिसकी भी पोस्टिंग अकाउंटेंट या कैशियर जो भी रहता है वो आपको एज ए रेगुलर एम्प्लॉय अपने सिस्टम में ऐड कर लेता है। और जैसे ही आप एज ए रेगुलर एम्प्लॉय ऐड हो जाते हैं तो आपकी सैलरी उस मंथ से बनना चालू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, वो ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी काम करवाना है वो 20 और 21 तारीख के पहले ही करवाना है, क्योंकि अगर आपने इसके बाद करवाया तो आपकी सैलरी नेक्स्ट मंथ में ही बनेगी, क्योंकि हर मंथ में 20 और 21 तारीख को सैलरी बन जाती है। अभी कोविड का चल रहा है तो इस वजह से जल्द बन जाती है, लेकिन अगर आप 20-21 के पहले अगर आप ज्वाइन करके प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी उस मंथ में ही आपको सैलरी मिल जाएगी। तो ये ध्यान बहुत अच्छे से रखिएगा कि आप 20 के पहले ही ये सारी चीज़ें टाइम से सबमिट कर दें। इसके बाद आपको उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं ये भी आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आप DDO में पे फिक्सेशन तो दिया है, अब पे फिक्सेशन से आप ऐड भी हो गए, लेकिन आपको DDO में भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपको जब आप ज्वाइनिंग पे जाएँ उससे पहले ही एक मैंडेट फॉर्म आता है। अगर आपके पास मैंडेट फॉर्म अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिल रहा है, आप मुझे बताइए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नहीं है तो फिर मैं लिंक आपको कमेंट में डाल दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैंडेट फॉर्म आप अपनी जो भी बैंक का अपने होम टाउन में अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, वहाँ से जाके आप मैंडेट फॉर्म में प्रॉपर सिग्नेचर करवा लीजिए, जिससे कि जब आप यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कोई भी परेशानी मत रहे। क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जहां पोस्टिंग ले रहे हैं वहीं पर ही अकाउंट खुलाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके होम टाउन में वाले अकाउंट में सैलरी है तो वहां पे भी आप करा सकते हैं, बस उसकी पासबुक मैंडेट फॉर्म आपके पास होना चाहिए। जैसे ही आपको मैंडेट फॉर्म मिल जाता है उसके बाद आप जब पे फिक्सेशन देने जाते हैं उसके साथ मैंडेट फॉर्म, बैंक की पासबुक, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल आपको लगा के बेचना होता है। ये सारी चीज़ें आपको मेडिकल और आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट जब आपने रिसीविंग में ली थी वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको यहाँ पर सबमिट करनी होती है। तो इस वजह से वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट लेना मत भूलें। तो यहाँ पर जब आप सबमिट करते हैं वो DDO से आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो JDO में एक कॉपी जाती है, JDO में जाने के बाद वो वहाँ पे आपकी सबमिट हो जाती है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आप कितनी जल्द से जल्द आप सैलरी पा सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं भाई आपका वर्कलोड कैसा रहता है। भाई कई लोग के मन में ये डाउट रहता है कि हो सकता है कि MTS को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है या बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो मैं आपको अगर बता दूं, ये डिपेंड करता है कि आपकी किस ब्रांच में पोस्टिंग है और किसके अंडर में पोस्टिंग है और आपका बॉस कैसा है। अगर आपका बॉस अच्छा है तो आपको वर्कलोड कम होगा, अगर आपका बॉस अच्छा नहीं है तो आपका वर्कलोड ज़्यादा होगा। और कई बार ऑफिस आवर्स के बाद भी आपको आधा एक घंटा रुकना पड़ सकता है, बट डिपेंड करता है कि आपका बॉस कैसा है। अब यहाँ तो मैंने बता दिया कि भाई कैसा क्या डिपेंड करेगा आपका वर्कलोड। अब ये भी आप जान लीजिए कि भाई वर्क क्या अलॉट होता है। तो वर्क MTS को अलॉट होता है इनवर्ड आउटवर्ड से लेके आपका जो भी पोस्ट आते हैं उनको रिसीविंग से लेके बिल से लेके आपको जो भी बेसिक वर्क कंप्यूटर में होता है वो आपको करना होता है। इसके अलावा आपको ज़्यादा काम नहीं करना होता है। लेकिन अगर आप इफ़िशियंट हैं तो हो सकता है कि आपको इसके अलावा भी ज़्यादा काम करना पड़े, बट सारी चीज़ें आपके बॉस के ऊपर डिपेंड करती हैं।
ओके। अगर आप ज़रूरी नहीं, अगर आप काम कर इतने एफिशिएंट नहीं है तो आपको कोई प्रेशराइज नहीं करेगा कि नहीं हाँ आपको करना ही है। अगर आप आराम आराम से भी करना है तो भी कोई इशू नहीं है। ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई आपको वर्कलोड तो पता चल गया, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आप किसी दूसरी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टाइम मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही आपको फ्री टाइम मिल जाता है। जैसे आपका वीकेंड ऑफ हो जाते हैं, इसके साथ ही साथ आपको ऑफिस आवर्स में भी, अगर आपके छोटे स्टेशन में पोस्टिंग है तो आपको ऑफिस आवर्स में भी पढ़ने का टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी बड़े स्टेशन पुणे, नासिक में यहाँ पे पोस्टिंग है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू रहेगा ऑफिस आवर्स में पढ़ने का। लेकिन अगर आप छोटे स्टेशन पे पोस्टेड हैं तो वहाँ पे बेनिफिट रहता है कि आप ऑफिस आवर्स में भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो कई लोग का निकल भी जाता है और कई लोग का नहीं भी निकल पाता है। तो इसके लिए आपको ये भी जानना ज़रूरी रहता है कि कल को अगर कंपटीशन एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर पाते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए MTS आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपको क्या क्या प्रमोशन प्रोस्पेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप जब भी ज्वाइन करें तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है वो आप ज़रूर दें, भले ही आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट्स से होता है जो आपके साथ ज्वाइन कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहला जो प्रमोशन होता है वो TA का होता है, दूसरा जो होता है वो सीनियर TA का होता है, तीसरा जो रहता है वो आपका इंस्पेक्टर का रहता है, चौथा आपका ITO का। ऐसे करके आपके प्रमोशंस रहते हैं। अगर आप अर्ली एज में ज्वाइन करते हैं तो आप हो सकता है कि ITO AC तक पहुंच भी जाएं, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम और आप किस एज में ज्वाइन करते हैं। ओके। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई TA का मैंने बता दिया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि आपको कौन कौन से डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करने होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आता है, चाहे वो TA के लिए, सीनियर TA के लिए या इंस्पेक्टर के लिए या ITO के लिए, वो आपका अप्रैल में आता है, अप्रैल या मई स्टार्टिंग में आता है, और आपका एग्ज़ाम जो रहता है वो जुलाई या अगस्त में रहता है। अभी कोविड की वजह से पिछले साल भी फॉर्म लेट आया था, आपका जुलाई में आया था, आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ था, और मे बी इस साल भी आने की आशंका है। बट लेकिन जो रेगुलर टाइम बेसिस पे वो रहता था वो आपका अप्रैल में आपका फॉर्म और जुलाई या अगस्त में आपका एग्ज़ाम रहता था। TA के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि TA के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। तो जब भी आप ज्वाइन करें कोशिश करिए कि आप उस ईयर का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लें। आप टाइपिंग टेस्ट जो TA के लिए होता है वो कर लें। इसके बाद नेक्स्ट ईयर आपका अगर आप कर लेते हैं, नेक्स्ट ईयर आपका एग्ज़ाम होता है मिनिस्ट्रियल स्टाफ का, जो कि आपको उसमें आपका एग्ज़ाम होता है, 4 पेपर आते हैं, और जब आप वो पास कर लेते हैं उसके बाद आपका इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होता है। अब ये तो मैंने आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के बारे में बता दिया। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर मैंने इस चैनल पे मिनिस्ट्रियल एग्ज़ाम और इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम का मैंने यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर किया है। आप चैनल पे जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो जब आप TA का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका 4 से जैसे ही आपके 4 इयर्स कंप्लीट होते हैं, 5th ईयर में आपका TA का प्रमोशन आ जाता है। लेकिन ये मैं प्रमोशन की बात कर रहा हूँ आपका साउथ रीजन की। अगर आपकी पोस्टिंग साउथ रीजन में है तो आप जैसे ही 4 इयर्स आप कंप्लीट करेंगे, 5th ईयर में आपका TA का प्रमोशन आ जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा सा फास्ट रहता है। जैसे मान लीजिए मुंबई में है तो हो सकता है कि 1 साल आगे पीछे हो जाए, 1 साल जल्दी भी प्रमोशन हो सकता है और 1 साल लेट भी हो सकता है। तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी नॉर्थ में पोस्टिंग है तो हो सकता है कि प्रमोशन प्रोस्पेक्ट नॉर्थ में लेट हो, लेकिन कैजुअल आपका 4 से 5 इयर्स में हो जाता है। इसके बाद आपका 2 से ऑलमोस्ट 3 से 4 ईयर में सीनियर TA का, उसके बाद 2 से 3 इयर्स में आपका इंस्पेक्टर का हो जाता है। लेकिन अगर आप टाइमली एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपका सीनियर TA का आपका जो प्रमोशन है वो स्किप होकर आपको डायरेक्ट इंस्पेक्टर का भी प्रमोशन मिल जाए। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा हुआ है, हमारे यहाँ पुणे जोन में भी
कई केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हुआ है यहाँ पर कि उनको टीए से डायरेक्ट इंस्पेक्टर का ही प्रमोशन मिला है, सीनियर टीए का नहीं मिला है। लेकिन वो तब होता है जब आप इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई आपने कर लिया हो। तो ये रही आपकी प्रमोशन की बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर की। भाई सबको ये रहता है कि नहीं, हाँ भाई आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपका जो बेसिक होता है वो 18,000 होता है। उस बेसिक के ऊपर आपको डीए मिलता है। डीए आपका रहता है 17%। अभी जब 1 जनवरी 2020 से आपका डीए जो है वो फ्रीज हो गया है, तो अभी के करंट सिनेरियो में आपका 17% डीए है। उसके साथ ही साथ आपको एचआरए मिलता है। एचआरए आपका क्या रहता है, आपका एचआरए अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें आपका 24%, 16%, 8% रहता है, जो कि A1, A2, A3 मतलब XYZ सिटी में आपका वेरी करता है। तो ये तब वेरी करेगा जब आपकी पोस्टिंग अगर आपके, लेकिन ज़्यादा वेरी नहीं करता है, क्योंकि अगर आपकी एक्स सिटी में पोस्टिंग है तो आपके खर्चे उस अकॉर्डिंग ज़्यादा होंगे, वाई में पोस्टिंग है कम होंगे, जेड में तो और ज़्यादा कम होंगे। ये वेरी करता है स्टेशन वाइज स्टेशन। अब इसके साथ ही साथ मैंने आपको डीए बता दिया, एचआरए बता दिया। इसके बाद आपका एक और मिलता है, वो होता है टीए अलाउंस, टीए ट्रैवलिंग अलाउंसेस, मतलब ट्रांसपोर्ट या ट्रैवलिंग आप कुछ भी कह सकते, ट्रैवलिंग अलाउंसेस आप कह सकते हैं, वो आपको मिलता है। वो भी आपका क्या रहता है, एक्स सिटी में अगर आप है तो 3600 प्लस डीए ऑन टीए। इसके साथ ही साथ अगर आपकी वाई और जेड सिटी में है तो आपका 1800 प्लस डीए ऑन टीए रहता है। ये आपको ये पूरा जो 3 चीज़ें बताई हैं, डीए, एचआरए और आपका टीए, ये 3 चीज़ ऐड हो बेसिक में आपके ऐड हो के आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। इसके बाद आपका डिडक्शन क्या क्या रहता है, आपका 10% एनपीएस का डिडक्शन रहता है, सीजीएचएस का आपका 300 जाता है और सीजीईआईएस का आपका 30 रुपीज़ जाता है। इसके साथ ही साथ अगर आप पुणे जोन में पोस्टेड है, मुंबई में पोस्टेड है, तो आपका प्रोफेशनल टैक्स 200 भी कटता है। आपका ईयरली जो कि 2500 होता है, मंथली आपका 200 कटता है। तो अगर आप इन सबको काउंट कर लो तो आपकी ऑलमोस्ट नेट सैलरी आपकी 23,000 के आसपास से 25,000 तक वेरी कर जाती है। तो ये आपका हो गया सैलरी स्ट्रक्चर। तो अभी तक जो भी मैंने वीडियो में बताया है वो मैंने आपका पूरी चीज़ कवर करी है। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखें और जितना ज़्यादा हो सके अपने जो भी दोस्तों, जो भी आपके कलीग्स हों उनको शेयर करें, उनको भी ये जानकारी जिससे मिल सके। और इसके साथ ही साथ जो भी नए स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके अलावा अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम है, उनको मैंडेट फॉर्म चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं वहीं पर ही आपको लिंक दे दूंगा, या अगर कुछ हो सकता है तो उसका मैं सॉल्यूशन निकाल के मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भी मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, जो भी पुणे जोन में जिनको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, अभी रिसेंट का जो एमटीएस का बैच आ रहा है, अगर उनको कोई इशू है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ओके।